बच्चों, आज आज हम आपके सामने आए हैं कक्षा 10 का गणित का पेपर लेकर उसको सॉल्व करने के लिए। ये जो पेपर है ये प्रथम त्रैमासिक परीक्षा जो हमारे विद्यालय में आयोजित उसका पेपर है। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखा दूँ, पेपर कैसा है हमारा। तो पेपर के लिए यहाँ पे मैंने पेपर को डाउनलोड करके रखा है। तो ये हमारा पेपर है, देख सकते हैं आप इस पेपर में कि तो हमारे पेपर में 6 क्वेश्चन हमारे बहुविकल्पी हैं, 1 से लेकर 6 तक। और उसके बाद जो है अति लघु के 4 क्वेश्चन है हमारे पास, और लघु के हमारे पास 2 क्वेश्चन है, साथ ही दीर्घ के भी हमारे पास 2 क्वेश्चन है। ये जो पेपर बना है हमारा, ये शुरुआत के जो 3 चैप्टर हैं उन 3 चैप्टरों से बना हुआ है। यूपी बोर्ड की जो भी बुकें आती हैं उनमें जो शुरुआत के 3 चैप्टर है उन 3 चैप्टर से ये पेपर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आइए हम अपने पेपर में सॉल्यूशन पे या पे वापस आते हैं और जो है हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है कि अंडर रूट 5 क्या है। तो हमने जो पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, अंडर रूट 5 हमारा परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है। तो हमने इसके बारे में बताया है कि जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या जैसे हमारी कौन कौन सी होती है, फोर, फोर हो गया। उसके बाद जिनका स्क्वायर होता है, 4 के बाद हमारा 9 हो गया। और पूर्ण वर्ग हमारी एक भी होती है, ठीक, एक भी पूर्ण वर्ग है। और 4 हो गया, 9 हो गया, फिर 4 के स्क्वायर 16, और उसके बाद हमारा 25, 25, फिर उसके बाद हमारा हो गया 36। ये सभी सभी का जब हम अंडर रूट निकालते हैं तो कोई फिक्स वैल्यू आती है, ठीक है। तो इन नंबरों को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर होते हैं अगर उनमें अंडर रूट लगा होता है तो वो हमारी कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो ध्यान रखिएगा कि 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये सभी जितनी भी संख्याएं हैं इन सबका अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो उसका कोई ना कोई फिक्स वैल्यू आएगा। और 5 ही फिक्स वैल्यू नहीं आएगी तो इसका मतलब ये हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए थोड़ा डिटेल से देखते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है अपरिमेय संख्या होगी। और अंडर रूट 5 को किसी भी दो पूर्णांक के अनुपात P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन 18 और 24 का HCF है। तो HCF निकालने की हमारे पास दो विधियां हैं, एक हमारी है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी है हमारी जो है भाग विधि। छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में जो भी संख्या होती है, एक हमारी क्या संख्या है, 18 है, और एक हमारी कौन सी संख्या है, 24 है। एक हमारी 18 और एक हमारी 24, इन दोनों का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड जब 18 का हम निकालेंगे से कटेगा, सबसे पहले 2 से, 2 से काटेंगे इसको कितना आएगा, 9 आएगा। फिर इस 9 को काटेंगे कितने से, 9 हमारा 2 से तो कटेगा नहीं, फिर ये कटेगा हमारा 3 से, 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। डिवाइड करना रहता है, काटने का मतलब हो गया डिवाइड करना। और इस 3 को हम 3 से फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और इसी तरह 24 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 24 के लिए 2 से पहले डिवाइड हो गई है, 2 से डिवाइड करेंगे, आगे हमारा 12, 12 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करने पे आ जाएगा हमारा 6। और 6 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पे आएगा हमारा 3। और इस 3 को हम डिवाइड करेंगे तो 3 को डिवाइड करने पे आ जाएगा हमारा 1। तो इस तरीके से हमारा जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो 18 का आया है 2, 3, 3, 24 का आया है 2, और 2, 2, 2 और 3। तो यहाँ पे यही लिखा है 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3 और 24 का 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इन दोनों में जो कॉमन मिला तो कॉमन हमारा क्या है, ये 2 हमारा कॉमन मिला है इसमें, और ये हमारा ये यहाँ पे 3 कॉमन मिला है, ठीक। तो इस 2 और 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे और इनका गुणा करके तो 6 आ गया। एचसीएफ हमारा इस तरह से कितना आ गया, 6। तो हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा दूसरा ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप है, इसमें होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस
9 क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्य। बहुत ही कंफ्यूज करने वाला वर्ड है शून्य। शून्य से बहुत लोग परेशान रहते हैं, शून्य को होता क्या है। शून्य मैं आपको बता दूं, शून्य का मतलब होता है कि हल। क्या होता है क्वेश्चन में, हल। हल का मतलब हो गया, हल का मतलब क्या हो गया कि कोई खेत जोतने वाला हल नहीं, एक्स की वैल्यू क्या होता है, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या होगी इसमें ये पूछ रहा है। तो एक्स की वैल्यू निकालना है, समझते होंगे आप, पता भी होगा कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल -9 दिया है, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर -9 को एक्स -3 लिख सकते हैं, एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं। किसी को नहीं पता तो बता दे, एक्स स्क्वायर और एक्स एक्स -9 को एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हाँ 3 का होल स्क्वायर। तो ये जानते होंगे आप फार्मूला की, ये किसका फार्मूला बना, एक x+3 और एक ब्रैकेट में x-3 का, वही यहाँ पे लिखा है x+3 और एक ब्रैकेट में x-3। तो एक बार ये x-3 जीरो रख के देखेंगे, दिखाएंगे, और फिर एक बार एक x+3 जीरो रखेंगे। तो जब हम x-3 को जीरो रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 इधर जाएगा तो x=3 आ गया। और x+3 को जब हम जीरो रखेंगे, ये दूसरी तरफ जाएगा तो x कितना आ गया, माइनस। इस तरह से हमारे शून्य क्या बन गए, x=3 और -3। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, पहला ऑप्शन x3, -3 हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो रैखिक समीकरण का यदि दो रैखिक समीकरण एक बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं तो उनका हल होगा, उनका हल बताना। तो इसके लिए आपको आप मैंने बता रखा है कि अगर दो रेखाएं हैं इस तरीके से, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो जहाँ पे वो प्रतिच्छेद करती हैं वही उनके क्या होंगे, हल होंगे। जैसे ये यहाँ पे कितने प्रतिच्छेद किया, एक हल, एक जगह प्रतिच्छेद किया, तो इसके कितने हल होंगे, एक हल। अगर ऐसे ही एक संख्या ये, एक संख्या ये है, और इस संख्या को अगर, और दूसरा संख्या का ग्राफ ये है, तो इसके कितने हल होंगे, तो दो जगह पर प्रतिच्छेद किया, इसका मतलब दो हल होंगे। अगर ये तीसरा को अगर हम देखें, अब अगर हम पूछे आपसे कि इस ग्राफ की मदद से बताइए आप कि इस रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, तो आप देख के बता सकते हैं कि एक यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे चार जगह पे कट हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कितने हल होंगे, चार हल होंगे। लगभग मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि दो रेखा समीकरण रैखिक समीकरण एक बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं तो उनका हल होगा, अगर एक बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो एक ही है, ठीक है। और पेपर में और भी आता है समांतर, अगर समांतर हल कर रहे हैं तो कितने हल होंगे, समांतर हल करने में, समांतर कहने का मतलब है कि कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, इसका मतलब है कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। और अगर एक ही बिंदु पर मतलब संपाती है, संपाती मतलब एक ही रेखा है, फिर पहली रेखा और दूसरी रेखा एक ही रेखा पे है, इसका मतलब कितने हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे, हमारे अनंत हल हो जाएंगे, ठीक। समझ गए हमको लग रहा है आपको, और अनंत हल हो जाएंगे इसके। तो लगभग आपको पता चल गया होगा, एक हल होंगे। अब आप कहेंगे कि सर ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो जो हमारा अद्वितीय है इसी को हम क्या कहते हैं, एक हल कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, दो रैखिक समीकरण के ग्राफ यदि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो उनका केवल एक ही हल होता है, एक ही हल होता है, याद रखना। और इसे क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। अगला क्वेश्चन है हमारा, समीकरण 2x+3 = 11 का हल है। हल का मतलब अभी हमने बताया आपको, हल का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए +3 को इधर भेजेंगे, -3 होगा, 2x=11 -3, 2x कितना आ गया, 8 आ गया। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसको भी इधर भेजेंगे, तो 8/2 का मतलब x कितना आ गया, 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहुविकल्पीय प्रश्न 6, यदि किसी बहुपद का एक शून्यक 2 है तो x-2 उसका होगा। देखिए, एक शून्यक, शून्य का मतलब हो गया एक्स की वैल्यू कितना दे रखा है हमारा, 2। अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो ये 2 इधर जाएगा हमारा, तो कितने आएगा, इधर प्लस में है, और इधर आएगा तो माइनस में, तो एक्स माइनस इसका क्या बन जा रहा है हमारा, एक्स माइनस इसका क्या बन रहा है,
गुणनखंड बन रहा है, तो ध्यान रखना कौन सा सही होगा, गुणनखंड है। यहाँ पे लिखा भी है पद एक का एक शून्य का अगर 2 है तो समीकरण गुणनखंड करने के अनुसार यदि x बराबर 1 होता है तो शून्य होता है, तो x माइनस है उसको क्या होता है, एक गुणनखंड होता है। हमारा क्या हो जाएगा, माइनस टू गुणन। अब आते हैं हम अतिलघु के ऊपर। अतिलघु में पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करना है अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो पेपर में बहुत आता है अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए। तो अंडर रूट हो गया, अंडर रूट थ्री हो गया और अंडर रूट फाइव हो गया, बहुत आता है। तो एक ध्यान देंगे, उसके बाद सारे के सारे उसी तरह से करते हैं। तो आइए देखते हैं। अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है के लिए पहले हमको सिद्ध करना अपरिमेय संख्या, तो हम यहाँ पे मानेंगे क्या, अंडर रूट टू को एक परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। और फिर परिमेय संख्या वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में होती है परिमेय संख्या कहते हैं। तो अंडर रूट टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी टू हो जाएगा। अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से अंडर रूट हट के टू हो गया, और यहाँ पे पी का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे क्यू का स्क्वायर हो गया। तो पी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या बन गया हमारा, क्यू स्क्वायर। अब ये क्यू इसके साथ इधर गुणे में जाएगा, तो क्यू जो है हमारे पी के साथ गुणे में जाएगा, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया हमारा, पी स्क्वायर इधर बचेगा तो क्यू स्क्वायर बचा। तो पी से पता चलता है हमको पी स्क्वायर हमारा क्या है, दो से विभाज्य है। दो से विभाज्य होने का मतलब ये हो गया कि कोई नंबर दो से विभाज्य होता है। तो अगर हमारा कोई नंबर दो गुणे पाँच है, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, दो से जरूर कटेगा। दो से विभाज्य होने का क्या है, दो से हमारा जरूर कटेगा। तो वही चीज होता है कि किस अगर हमारा कोई जैसे 10 है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं दो गुणे पाँच। तो इसका मतलब ये दो से क्या कट रहा है हमारा, 10 हमारा वो दो से कट सकता है, वही चीज। और अगर 10 हमारा दो से कट सकता है, स्क्वायर अगर हमारा दो से कट सकता है, तो इसका बिना स्क्वायर का भी हमारा दो से विभाज्य होगा। तो अगर यहाँ पे ये लाइन हमको सबसे पहले हमने पी दो से विभाज्य होगा ये सिद्ध कर दिया। अब हम सिद्ध करेंगे क्या, कि क्यू भी हमारा दो से विभाज्य होगा। तो क्यू दो से विभाज्य होने के लिए पहले ये हमारा दो से विभाज्य हो रहा है, तो पी को हम दो गुणे समथिंग ले सकते हैं। दो गुणे समथिंग का मतलब दो के साथ कोई भी एक नंबर, उस नंबर को हमने मान लिया वो नंबर हमारा क्या है, के है। तो के हमने यहाँ पे लिख दिया, के क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक है। तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया हमारा, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो फोर के स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पी स्क्वायर को हम पी स्क्वायर की ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू में रख देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फोर के स्क्वायर। इस पी स्क्वायर की वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा, तो फोर के स्क्वायर इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर आ गया। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, टू क्यू स्क्वायर बन गया। तो अब ये हमारा पहले जैसे ये था वैसे ये भी आ गया। इससे क्या पता चल रहा है, क्यू स्क्वायर दो से विभाज्य होगा। ये भी पता चल रहा है कि क्यू स्क्वायर दो से विभाज्य होगा, और अगर क्यू भी स्क्वायर दो से विभाज्य होगा तो क्यू भी हमारा दो से विभाज्य होगा। अभी हमने पढ़ा पी हमारा दो से विभाज्य होगा, अब हम पढ़ रहे हैं क्यू हमारा दो से विभाज्य होगा। तो परिमेय जो भी संख्या है उसमें दोनों हमारे दो से विभाज्य नहीं होने चाहिए। तो इससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे लिखा हमने कि पी और क्यू दोनों ही दो से विभाज्य है। यही इस बात के विपरीत है कि पी और क्यू से विभाज्य है। अतः हमारी जो मान्यता है, जो हमने माना था कि पी जो अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या है, ये हमारा गलत सिद्ध हो रहा है। इसलिए अंडर रूट टू क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो परिमेय नहीं होगी, सीधी सी बात है कि अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अति लघु का है कि ये 96 और 404 का एचसीएफ जो निकालना है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करना है। तो देखिए इसका जो है हम एल्गोरिथम द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ निकालने जा रहे हैं। तो ये ये जो है आप सभी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बड़ी संख्या को क्या करते हैं, छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो आप कहेंगे सर ये भाग थोड़ी है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो 404 है, इस 404 को क्या करेंगे हम, हम्म, अ, न- ये जो हमारा 404 है, 404 है, इस 404 को हम भाग करेंगे छोटी संख्या। छोटी संख्या हमारी कितनी, 96। 96 से भाग करेंगे। जब 96 से भाग करेंगे हमारा,
ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। 4 बार में भाग जाएगा तो 6 चौक 24 का 4, 9 हासिल और 9 चौक 36, 36 और 2 30, 2 38, 38 आ गया। इसको हम यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, अगर हम घटाएंगे तो 4 में 4 जाएगा 0 और यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा 2, 20 बचा। तो अगर जब तक हमारा 0 नहीं आएगा तब तक हम डिवाइड करेंगे। और डिवाइड अब 20 को 20 से किसको करेंगे, ये जो यहाँ पे नंबर लिखा रहता है, कितना लिखा है यहाँ पे 96 यानी 96, 96 से 20, 96 को 20 से भाग देंगे तो अब कितना आएगा, तो 20 चौक 80 होता है, पता होगा आपको, 20 चौक 80, 80 आ गए यहाँ पे। इस 80 को अब माइनस करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 16। अब इस 16 को फिर करेंगे, 16 से 16 यहाँ बीच में कितना लिखेंगे 20 लिखेंगे। अब इस 20 से फिर भाग देने जा रहे हैं, देख रहे हैं 16 एकम 16 कितना आया 16 यहाँ पे। अब इस 16 को माइनस करेंगे 20 में से तो कितना आ जाएगा 4। इसी तरह हमको डिवाइड करते रहना है, कब तक करना है जब तक 0 ना आ जाए। अब इस 4 को फिर यहाँ पे बीच में कितना लिखेंगे, जो नंबर यहाँ पे लिखा है कितना 16, इस 16 अब कितना आ जाएगा डिवाइड करने पे 4 चौक 16, लगभग हमारा हमको लग रहा है कि ये कट जाएगा 4 चौक 16, 16 से। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, अब पूरा का पूरा नंबर कट गया, तो जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है यही हमारा क्या होता है HCF। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य, फिर से शून्य का एक सवाल है। शून्य को मतलब अभी हमने बताया x की वैल्यू, इसी शून्य को कभी कभी क्या कहता है मूल भी कहता है कि मूल ज्ञात करो। तो मूल का मतलब भी हमारा क्या होता है x की वैल्यू। तो ध्यान रखना मूल शून्य हल सभी के सभी एक ही चीज है। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हम इस 6 को हमको ऐसे गुणनखंड करने रहते हैं कि जोड़े या घटाए तो बीच में कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 5। तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे हमारे, 6 के गुणनखंड आप जानते हैं कि 2 और 3 होंगे। इस 2 और 3 को घटाने पे तो आएगा 1 और जोड़ने पे लेकिन कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमको चाहिए भी कितना 5 ही। तो 5 हमारा जोड़ने पे 5 आ रहा है, इसलिए हमने 3 जुड़े 3 और 2 3x और 2x हम हमारे जो है गुणनखंड हो गए। तो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा माइनस का 5x बन जाएगा प्लस 6। अब दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, 3x और 2x में हमारा कॉमन। तो इन दोनों संख्या में देखना है हमको, इन दोनों में हमको देखना है कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। एक तो x कॉमन मिल रहा है इसमें और इसमें भी x मिल रहा है। तो x को हमने बाहर लिख लिया। अब x को बाहर लिख लिया तो इसमें बचा क्या है, इसमें 2x थे, 2x तो 2x में से 1x बचा तो 1x लिख दिया इसमें हमने, माइनस लगा तो माइनस लगा दिया। अब इस x को हमने यहाँ पे बाहर लिख लिया है। यहाँ पे क्या बचा है 3 बचा है, तो 3 लिख के ब्रैकेट बंद कर दिया हमने, माइनस लगाया। 2 और 6 में क्या कॉमन मिल रहा है 2 कॉमन मिल रहा है। 2 6 में भी 2 गुणे 3 होता है तो 6, तो 2 कॉमन मिल गया, बचा क्या x बचा। और यहाँ पे जो हमने बाहर माइनस कॉमन लिया था इसलिए प्लस वाले निशान माइनस में बदल गया। और 6, इस 6 को क्या लिखेंगे हम 2 तिहाई 6 3। तो इस तरह के से ब्रैकेट बंद बराबर 0। फिर x माइनस 3 इसमें भी है और x माइनस 3 इसमें भी है। जब दोनों में कॉमन है तो एक बार यहाँ पे लिखेंगे, जो बचा हुआ x इधर और माइनस 2 इधर, इस ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इस x माइनस 3 को एक बार 0 के बराबर दिखाएंगे तो क्या आएगा, तो हमारी एक x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 3, माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस करेंगे। और एक बार ये x माइनस 2 को 0 के बराबर दिखाएंगे तो x इक्वल टू 2। तो हमारे शून्य क्या आ गए, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न रैखिक समीकरण को हल ज्ञात, निम्न रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात करो। हल ज्ञात करने का मतलब हमारी एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए ये बताया है, दो तरीके से कर सकते हैं, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से करें कि विलोपन विधि से, ये देखते हैं हम इसको किस किस विधि की मदद से, विलोपन विधि की। तो इस ये को गायब कर देंगे हम। तो समीकरण एक हमारा ये है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7
और दूसरा है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। इसमें से समीकरण एक और दो को जोड़ दे, जोड़ने पे क्या होगा, हमारा जो वाई है ये एक प्लस में है एक माइनस में, तो पूरा गायब हो जाएगा। दोनों को जोड़ा तो एक्स एक्स कितना हो गया 2x, 7 कितना हो गया 8, और ये वाई क्या हो गया बीच से कट गया, तो 2x इक्वल टू क्या 8। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये दो को इधर भाग में ले जाएंगे, तो एक्स इक्वल टू कितना बन गया 4। अब एक्स इक्वल टू 4 को समीकरण एक में रख देंगे, तो एक्स इक्वल टू वो 4 को यहाँ पे रख दिए, तो एक्स की जगह पे हमने यहाँ पे है, यहाँ पे जो है देखेंगे हम एक्स की जगह पे कितना रख देंगे 4 रख देंगे। 4 प्लस लास्ट में क्या था वाई बराबर 7, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 4 को इधर प्लस से इधर ले जाएंगे तो माइनस 7 में से 4 घट जाएगा, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया एक्स बराबर 4 और वाई बराबर 3। तो ये एक्स के मान ही निकालने, तो क्वेश्चन में पूछा था हल ज्ञात करने का मतलब जो कि हमारा चर होता है एक्स और वाई उसको मान निकालना, तो हमारे हल आ गए एक्स बराबर 4 एक हल आया और दूसरा वाई बराबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लघु का है, प्रश्न नंबर 6। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 दे रखा है, एलसीएम 720 दे रखा है। यदि एक संख्या हमारी 144 है, 144 तो दूसरी संख्या एचसीएफ एलसीएम और संख्या 144, तो ये फार्मूला आपको पता होगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। अब अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आता है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई हमारा एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। दोनों में से एक संख्या कितनी दे रखी है 144, तो 144 लिखते हैं हमने पहली संख्या की जगह, दूसरी संख्या है तो सही जगह एचसीएफ हमको 12 दे रखा और एलसीएम हमको 720 दे रखा, सबकी वैल्यू रख दोनों का करेंगे तो आ जाएगा 8640। इस 144 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे, हमको दूसरी संख्या निकालनी है, तो 144 गुणे में इधर जाएगा तो भाग में दूसरी संख्या इक्वल टू 1840 भागे 144, इसको काटेंगे, इसको डिवाइड करो या काटो तो 12 ये 2 से कटेगा, तो 7 14 और यहाँ पे कितना बचा, तो 7 14 हो गया ये, और इसको 2 से काटेंगे तो सब 8 6 4 और 0, और 9 से काटो 9 8 72, 9 8 से काटेंगे 9 8 72, और 8 से इसको काटने तो 8 5 40 8 40 8 5 40 43 3 8 710 540, 8 से काटने 9 से इसको काटेंगे 9 तारीख 9 छः, सीधा सीधा 6 और 0 आ गया हमारा आंसर 60 आ गया, आप देख सकते हैं आगे 60। फिर अगला क्वेश्चन हमारा लघु का है, एक पेन तथा एक पेंसिल का कुल मूल्य 35 रुपए है। यदि एक पेन का मूल्य 15 रुपए है, यदि एक पेन का मूल्य पेंसिल से 15 रुपए अधिक है तो पेन तथा पेंसिल का मूल्य ज्ञात है। तो इसमें हम समीकरण बना के समीकरण बना के एक पेन और पेंसिल का मूल्य दे रखा है, पेन का मूल्य पेंसिल से अधिक है तो पेन का पेंसिल का मूल्य ज्ञात करो। तो हमने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में पहले हम मानेंगे, माना पेंसिल का मूल्य कितना मान लिया हमने 100 रुपये मान, ऐसे क्योंकि यहाँ पे क्या कहा था हमको पेन का मूल्य पेंसिल से 15 अधिक है, पेन का मूल्य अधिक कह रहा था, तो इसलिए जो कम था उसको हमने एक्स, पेंसिल का मूल्य एक्स मान लिया। तो पेन का मूल्य अभी हमने पढ़ा कि पेंसिल से 15 अधिक है, पेंसिल का अगर एक्स है तो पेन का कितना है एक्स प्लस 15 हो जाएगा, 15 उसमें जोड़ दिया। अब हमको टोटल क्वेश्चन में अगर एक पेन तथा एक पेंसिल का कुल मूल्य 35 है, तो एक पेन का मूल्य कितना है, एक पेंसिल का मूल्य कितना है एक्स है, और एक पेन का मूल्य कितना है एक्स प्लस 15 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मूल्य बता रहा है हमको कितना है 35 है, तो ये हमारा क्या बन गया समीकरण। इसको हल करेंगे एक्स और एक्स बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, 15 हमारा लिखा हुआ है इक्वल टू 35। इस समीकरण में एक्स का मान निकालना है तो 15 को दूसरी तरफ भेजेंगे, 35 माइनस बन गया हमारा 15, तो एक्स इक्वल टू
35 माइनस 15, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो 2x बराबर आ गया 20। x की वैल्यू निकालने हैं तो इधर में है, इधर की तरफ जाएगा तो भाग में, तो x बराबर कितना आ गया 10। जब x की वैल्यू आ गई 10 तो x की वैल्यू हमने क्या मानी थी पेंसिल का मूल्य, तो पेंसिल का मूल्य कितना आ गया हमारा 10 रुपये आ गया। अब पेन का मूल्य निकालना है तो पेन का मूल्य हमने कितना माना था पेंसिल के मूल्य से 15 ज़्यादा, तो 10 प्लस 15, हमने 10 प्लस 15 निकाला तो पेन का मूल्य कितना आ गया हमारा 25 रुपये आ गया। ज़्यादा उत्तर हमारा पेंसिल का मूल्य 10 रुपये और पेन 25 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोपन विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल करो, और विलोपन विधि द्वारा इसको है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 दे रखा है और 3x माइनस 2y इक्वल 4 दे रखा है। तो इसमें एक को गायब करना विलोपन विधि में हमने पढ़ा है। कह रहा है समीकरण एक को 2 से गुणा करेंगे, तो जो समीकरण एक है इसको हमको कितने से गुणा करना है 2 से। 2 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा दीजिए, 2 से इसको गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। तो वही चीज 4x यहाँ पे और यहाँ पे 6y और यहाँ पे 26। समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 को 3 से गुणा कर दें, समीकरण 2 को हम यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 3 9 और यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 चौक 12। ने क्यों किया ये हमारा ये है, देखिए देखिए यहाँ 9 6 और 12 हमने क्यों किया इसको बुरा, ताकि हमारा एक गायब हो जाए। एक गायब कैसे हो सकता है 6 को गायब कर सकते हैं हम, इस 6 को क्या कर सकते हैं गायब कर सकते हैं। अब इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये 6y और 6y कट जाएगा और 9 और 4 कितना हो गया 13x बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 38। तो x बराबर 38 से 13। अब x इक्वल टू 38 से 13 को समीकरण एक में रख, समीकरण एक में रखने पे क्या था आप देख सकते हैं डिवाइड 2 इंटू एक्स की जगह पे हमने 38/13 रख दिया प्लस डिवाइड तो 38/76/13 डिवाइड कितना हो गया डिवाइड ये 76/13 दूसरी तरफ जाएगा तो इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस, तो दोनों को माइनस करेंगे 36 को कितना बचा 93 बाईस को 3 नीचे आ जाएगा 3 और 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से 3 3 9 और आ जाएगा 3 3 9 3 एकम 3 तो कितना हो गया 31y बराबर हमारा 31/13। तो आ गई हमारा 31/13, y की वैल्यू आ गई हमारी 31/13। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु 30 वर्ष अधिक 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। पिता तथा पिता तथा पिता की आयु अपने की आयु की 30 वर्ष से अधिक, ठीक है हमने बताया था किसकी कम होगी उसको पहले हम x मानेंगे। देखिए यहाँ पे पुत्र की जो वर्तमान आयु है उसको क्या x, पिता की आयु 30 वर्ष क्या है देखेंगे यहाँ पे एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है। पुत्र की पिता की आयु कितनी 30 वर्ष ज्यादा है तो हम पुत्र x मानी थी उसमें पिता की निकालने के लिए x प्लस 30 वर्ष कर दिया। अब क्वेश्चन लिख के देखिए 5 वर्ष बाद कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की जो भी थी उसमें 5 जुड़ जाएगा, पिता की जितनी थी उसमें 35 x प्लस 30 में अगर हम 5 जोड़ देंगे x प्लस 30 थी ना पहले पिता की, उसमें अगर हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो x प्लस कितना बन गया हमारा 35 बन गया। तो एक तरफ हमने x 35 लिख दिया, एक तरफ हमने x प्लस 5 लिख दिया। ठीक अभी हमारा बराबर नहीं, बराबर यहाँ से कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो जो पिता की आयु है ये ये क्या है पुत्र की आयु ये है, इसकी क्या है 3 गुनी इसकी कह रहा है पुत्र की आयु की 3 गुनी, इसीलिए यहाँ पे इस 3 से क्या किया गया मल्टीप्लाई किया गया, आ जाएगा पिता की जो आयु थी पुत्र की आयु वो कह रहा है 5 वर्ष बाद इसकी 3 गुनी हो गई पुत्र की आयु की, तो हमने पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर दिया तो ये पिता की आयु के बराबर हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे 3 का अंदर गुणा करेंगे 3x हो गया, 3 का 5 से गुणा करेंगे 15, एक्स की वैल्यू
निकालनी है तो पहले एक्स को इधर भेजेंगे, तो 3x इधर पहले से है प्लस में, और यहाँ एक्स ये जो प्लस से है माइनस में आ जाएगा, 3x माइनस एक्स होगी। 35 में 15 ये प्लस में है, इधर दूसरी साइड आएगा 15 तो माइनस में जाएगा। 35 में 15 कटाएंगे, बचा हमारा 20 बचा, और एक्स में बताया तो हम कितना बचा, एक्स बचा। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स आएगा तो डिवाइड में फिर ऐसे काट सकते हैं आप, आ जाएगा सीधा एक्स इक्वल टू कितना आया 10। 10 हमारा क्या माना था हमने, एक्स पुत्र की वर्तमान आयु हमने 10 मानी, यहाँ पे 10 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु कितना जाएगी हमारी, क्योंकि पुत्र की आयु की उसमें 30 जोड़ देंगे, तो पुत्र की आयु 10 थी और उसमें 30 जोड़ दिया हमने 40 हो गई। हमारा तरह से लास्ट क्वेश्चन खत्म होता हुआ। धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें हमको, लाइक